हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको 11वीं क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मौलिक अधिकार करवाने जा रही हूँ। इसमें मैं आपको 6 के 6 मौलिक अधिकारों के विषय में समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मौलिक अधिकार के विषय में करवाने जा रहे हैं। अगर आपने इनको ध्यान से देख लिया तो आप किसी भी परीक्षा में कोई भी नंबर इनसे संबंधित नहीं खो पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले जो मेन प्रश्न आते हैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? संविधान द्वारा जनता को प्रदत्त क्या होता है? प्रदान करना अधिकार जो उनके हितों का संरक्षण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। मतलब जो संविधान ने जनता को उनके हितों का संरक्षण करने के लिए प्रदान किए हैं, उन अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है कि संविधान में जो मूल अधिकार हैं उनका वर्णन कहाँ से कहाँ तक किया गया है और ये कौन से भाग में है। तो मूल अधिकार है भाग 3 में, और ये अनुच्छेद 12 से 35 जो है इसमें इनका वर्णन किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो किस संविधान से लिए गए हैं। तो ये मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जो मूल अधिकार हैं वो शुरुआत में अगर हम देखें तो इनकी संख्या थी 7। कितनी थी? 7 थी। लेकिन अभी फ़िलहाल कितनी है? 6 है। क्यों है 6? क्योंकि 44वां जो संशोधन हुआ 1978 में, उसमें संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया। कौन से अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसको अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। अब आप कहोगे कि जी मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या डिफरेंस है? तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो मौलिक अधिकार हैं उनको क्या है? संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, अगर कोई उन अधिकारों को छीनने का प्रयास करता है तो इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या है? वो रिट जारी कर सकता है, परंतु कानूनी अधिकार जो है उनके संबंध में रिट जारी नहीं हो सकती। तो ये इनमें डिफरेंस है। ठीक है, फिर आता है कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है? तो मूल अधिकार जो है या मौलिक अधिकार जो है उनका कुछ समय के लिए निलंबन हो सकता है। किसके द्वारा होता है? वो राष्ट्रपति के द्वारा इनका निलंबन किया जाता है। एक क्वेश्चन और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा मूल अधिकारों को कहा जाता है, या फिर क्वेश्चन आता है कि किस भाग को कहा जाता है? तो फिर वही है कि भाग 3 जो है वो उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद मैं आपको करवाती हूँ मौलिक अधिकारों के बारे में। तो आगे हम करते हैं मौलिक अधिकार। मैंने आपको बताया कि पहले जो मूल अधिकार थे हमारे संविधान में वो 7 थे, लेकिन अब वर्तमान में जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अब हमारे पास कितने अधिकार बचे? 6 अधिकार। पहला जो अधिकार है वो समानता का अधिकार है। ये हमारा 14 से 18 है और इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 4 का। ठीक है, ये साथ साथ याद भी करते रहना डिफरेंस। फिर दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा अनुच्छेद 19 से 22 तक है और डिफरेंस है 3। ठीक है, फिर हमारा आता है तीसरे नंबर पे शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमारा है 23 से 24 में और डिफरेंस आता है 1 का। ठीक है, उसके बाद आता है चौथे नंबर पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और ये है 25 से 28 तक, डिफरेंस फिर आ गया 3 का। उसके बाद आता है 5वें नंबर पर सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार और ये अनुच्छेद 29 से 30 तक है और इसमें डिफरेंस आ गया फिर 1 का। ठीक है, फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में है और इसमें डिफरेंस आ गया 2 का। ठीक है, अब आप कहोगे इसमें 2 का कैसे आ गया जी, ये तो सिर्फ 32 है, 1 है। तो मैं आपको बता दूं कि जो संपत्ति का अधिकार है जो हटाया गया वो था संविधान के अनुच्छेद 31 में, जिसको हटा दिया गया। तो अब ये खाली क्या बच गया? 32 बच गया है। ठीक है, देखिए हम जो है मौलिक अधिकारों को याद करने का एक छोटा सा तरीका अपनाते, एक स्टोरी बनाते हैं कि हम जब कोई लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो उसके लिए हमें
इकट्ठा होना पड़ता है। इकट्ठा हम कब होंगे? जब हम समान होंगे। अगर हम यही सोचे जाएंगे कि ये बड़ा है, ये अमीर है, ये गरीब, इकट्ठे नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या है? समानता का अधिकार प्राप्त करना होगा, मतलब हमें समान होना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम क्या है कि समान हो गए। उसके बाद हमने क्या किया कि स्वतंत्रता के लिए हम लड़े और हमने स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया। ठीक है, स्वतंत्रता मिलने से पहले जो जो हमारे ऊपर शोषण हो रहे थे, हमने उन शोषण के विरुद्ध क्या किया? अधिकार प्राप्त किए। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण खत्म हो गया तो फिर सबने जो जो व्यक्ति जिस जिस धर्म के व्यक्ति थे, उन्होंने अपने अपने धर्म को अपनाया और अपनी अपनी संस्कृति को बढ़ावा दिया। ठीक है, और फिर सारे व्यक्ति इकट्ठा होकर क्या करने लगे? शिक्षा प्राप्त करने लगे। उसके बाद क्या हुआ? जिन्होंने इन अधिकारों को छीनने का प्रयास किया, उनका क्या किया गया? उपचार किया गया। उपचार मतलब निदान किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप एक स्टोरी के माध्यम से इनको याद कर सकते हो। अब इधर आओ, तो इसमें क्या है जो ये डिफरेंस है, तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 4 3 1, फिर 3 1 और लास्ट में 2। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए 431 312, ये है मौलिक अधिकार तुम्हारा, ये है मौलिक अधिकार तुम्हारा। ठीक है, इसको आप बार बार में रटोगे तो ये याद हो जाएगा। 431 312, ये है मौलिक अधिकार तुम्हारा। तो आपको याद होगा कि ये क्या है? मौलिक अधिकार है। अब हम समानता का अधिकार पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। ये क्या है? अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, यानी कानून की नज़र में सभी समान हैं। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 के अंदर क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, लोक नियोजन क्या होता है? सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता दी गई है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, यानी छुआछूत का अंत दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 को विशेष तौर पर याद रखना। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। ठीक है, इसको आप नॉर्मली से याद कर सकते हो कि कानून की नज़र में सभी समान हैं। कौन समान है? हर जाति के, हर धर्म के, हर लिंग के, हर जन्म के, हर स्थान के, मतलब कोई भी जो है भेदभाव नहीं किया जाता कानून की नज़र में। अगर कोई भेदभाव नहीं किया जाता तो नौकरियों में भी क्या है? सबको अवसर की समानता दी जाती है। अब सबको समान अवसर मिल गए, सब नौकरियों के लिए जो है योग्य हो गए, तो जो छुआछूत की भावना लोगों के मन में थी वो समाप्त हो गई और सब बराबर हो गए। बराबर हो गए तो उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ठीक है, ये था हमारा समानता का अधिकार। तो अब तक हमने पढ़ा समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक था। इसमें आप सभी ने जाना कि कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है, चाहे वो किसी भी जाति का था, धर्म का है, रंग का है, लिंग का है या स्थान का है। ठीक है, अब हम जानेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद के अंदर है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्वतंत्रता 2 प्रकार की होती है, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। जब हम दूसरे की स्वतंत्रताओं का हनन करते हैं, वहाँ पर अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं, उसको हम नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। और जहाँ हम दूसरे की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं, वो सकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है। अब हम करते हैं कि यहाँ पर 19 से 22 अनुच्छेद में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 19 में दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति क्या होती है? अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अब भावनाएं क्या हैं कि सबसे पहले है बोलने की स्वतंत्रता। हमें जो है संविधान ने बोलने की स्वतंत्रता दी हुई है। 19 के भाग 2 में शांतिपूर्ण रूप से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता मिली हुई है। 19 के भाग 3 में सभा एवं समूह बनाने की स्वतंत्रता मिली हुई है। 19 के भाग 4 में भारत में आवागमन की स्वतंत्रता दी गई है। आवागमन क्या है? कि हम भारत के किसी भी भाग में आ जा सकते हैं। उसके बाद आता है 19 के भाग 5 में हमें स्वतंत्रता मिली है कि हम भारत के किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं। और 19 के छठे भाग में हमें स्वतंत्रता मिली है आजीविका की स्वतंत्रता, कि हम पूरे भारत के अंदर कहीं भी रहकर जो है अपना नौकरी वगैरह करके यानी अपनी आजीविका कमा सकते हैं। ये थे इसके अंदर मेन पॉइंट। अब इनको याद करने का क्या तरीका वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अगर किसी के साथ अन्याय होता है,
ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो बोलता है, उसका विरोध करता है उस अन्याय का। लेकिन अगर खाली उसके बोलने से, अकेले के बोलने से कोई उसकी नहीं सुन रहा, तो वो शांतिपूर्ण रूप से इकट्ठा होने की जो स्वतंत्रता है उसका उपयोग कर सकता है। यहाँ शांतिपूर्ण से मतलब है कि वो बिना हथियारों के वहाँ पर लोग इकट्ठा हो सकते हैं। तीसरे पॉइंट में हम आगे चलते हैं कि अगर फिर भी उसके साथ न्याय नहीं होता है तो वो सभा और समूह बनाकर जो है उसका विरोध कर सकता है। उसके बाद फिर भी उसकी कोई नहीं सुनता है तो फिर वो भारत में जगह जगह जाकर उसका प्रचार कर सकता है, ठीक है। और अगर जगह जगह जाएगा तो फिर क्या करेगा, वो कहीं पर निवास भी करेगा, कहीं पर रहेगा, ठीक है। और रहने के बाद उसको क्या चाहिए, पैसे भी चाहिए, आजीविका भी चाहिए। तो वो आजीविका जो है वहाँ पर कहीं भी पूरे भारत में कमा सकता है। तो ऐसे आप इसको एक सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 20। अब देखिए अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराध निर्णय संबंधी सुरक्षा। मतलब जो अपराध होता है उसके जो निर्णय होते हैं उस मामले में क्या क्या सुरक्षाएं हो सकती हैं। सबसे पहला पॉइंट है, जब अपराध करेगा उसी समय के कानून के अनुसार सज़ा। मतलब एक आदमी ने अपराध किया है 2015 में, उस समय सज़ा थी 6 महीने, ठीक है। और फिर उसका निर्णय होता है 2017 में और उस समय उसी अपराध की सज़ा हो गई 1 वर्ष। तो उस व्यक्ति को कौन सी सज़ा मिलेगी, उस व्यक्ति को 6 महीने ही सज़ा मिलेगी, क्योंकि जब उसने अपराध किया था 2015 में तब उसकी सज़ा का प्रावधान था 6 महीने का, ठीक है। दूसरा क्या है, खुद की गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब उस पर यह प्रेशर नहीं डाला जा सकता कि वो अपने खिलाफ कोई भी गवाही दे। तीसरा पॉइंट है, एक अपराध के लिए एक से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया है तो उसे एक ही बार सज़ा मिलेगी, ये नहीं कि एक अपराध के लिए उसे बार बार सज़ा दी जाए, ठीक है। तो उसको एक ही बार दंड मिलेगा। ये था अनुच्छेद 20। और अब आते हैं अनुच्छेद 21 के ऊपर, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें एक चीज़ और आती है, प्राण व दैहिक अधिकार। मतलब ये भी यही चीज़ है कि इसमें क्या है कि व्यक्तियों को जीवन जीने का अधिकार है, कोई भी उसके प्राण, उसका जीवन नहीं छीन सकता, ठीक है। और वो अपनी जो निजता का अधिकार भी रखता है। इसके अंदर एक ए जोड़ा गया 21A। इसमें एक चीज़ जोड़ी गई कि 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 को जोड़ा गया। कौन सा संशोधन था ये, 86वां संशोधन था। और ये कब जोड़ा गया, 2002 में। इसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा होगी। मतलब देश के अंदर जितने भी बच्चे 6 से 14 के अंदर आते हैं उन सभी के लिए जो है शिक्षा अनिवार्य होगी और निःशुल्क होगी। अब आता है अनुच्छेद 22। इसमें आता है गिरफ्तारी के लिए सुरक्षा। अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 20 के अंदर आपने पढ़ा अपराध के मामले में, ठीक है। ये ध्यान रखना, 20 में पहले अपराध है और फिर 22 में क्या है, गिरफ्तारी है, ठीक है। अपराध करता है फिर उसकी गिरफ्तारी होती है। तो इस 22 में क्या दिया है कि गिरफ्तारी के लिए सुरक्षा। अब कोई व्यक्ति आपको गिरफ्तार करने आ गए पुलिस वाले, तो आपको अधिकार है कि आप उनसे कारण पूछोगे कि भाई मेरे को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि 24 घंटे में नज़दीक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि उसको गिरफ्तार कर लिया, उसको कारण नहीं बताया, उसको रखे रहा, नहीं। 24 घंटे में उसे नज़दीक के मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना ही होगा। और इन 24 घंटे में जो आने जाने का समय है वो इंक्लूडिंग नहीं होगा, इसके अलावा 24 घंटे यूज होंगे। तीसरा है कि उसे इच्छा अनुसार वकील या सलाह लेने का अधिकार होगा। मतलब वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वकील को कर सकता है या किसी भी से सलाह वो ले सकता है। उसके बाद आता है चौथा पॉइंट, न्यायालय की आज्ञा के बिना 24 घंटे से ज़्यादा बंदी नहीं रखा जा सकता। हर व्यक्ति को यह अधिकार है मौलिक अधिकारों के अकॉर्डिंग कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा बिना न्यायालय की आज्ञा के बंदी बनाकर नहीं रख सकते। उसके बाद आता है तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आता है तीसरा पॉइंट, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर है। इसमें 23 में क्या दिया हुआ है कि मानव व्यापार, बलपूर्वक कार्य और बंधुआ मजदूरी, ठीक है। इसके अनुसार कोई भी देश के अंदर मानव का व्यापार नहीं कर सकता, देह व्यापार नहीं कर सकता, उनसे बलपूर्वक कोई कार्य नहीं करवा सकता और किसी को बिना वेतन के भी जो है कार्य नहीं करवा सकता। किसी भी व्यक्ति को जो है बंधुआ मजदूर बनाकर नहीं रखा
जा सकता। ये अनुच्छेद 23 के अंदर है। उसके बाद है अनुच्छेद 24, ये आप याद कर लेना, दोनों में पीछे 4-4 के हैं कि अनुच्छेद 24 के अंदर क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से खान या कारखाने में कार्य पर प्रतिबंध, मतलब किसी भी 14 वर्ष से कम बच्चे से कोई ऐसा कठिन काम नहीं करवा सकते जो उसके अकॉर्डिंग नहीं है। स्पेशली जो है खान और कारखाने में जो है वो काम नहीं कर सकते, उसके ऊपर प्रतिबंध सरकार ने लगाया हुआ है। अब हम करवाते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। अनुच्छेद 25 में दिया गया है कि किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है। अनुच्छेद 26 में दिया गया है कि जब हम किसी धर्म को मानते हैं तो उसके जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं उनके प्रबंध की स्वतंत्रता हमें दी गई है। अनुच्छेद 27 में दिया गया है कि धर्म के विकास में कर देने की स्वतंत्रता, मतलब प्रबंध करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका विकास करेंगे, और उसके विकास में क्या चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन हम किसी को वो पैसा देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 28 में दिया गया है धार्मिक शिक्षा और पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, मतलब हम जिस धर्म में विश्वास रखते हैं हम उस धार्मिक शिक्षा को और उसकी जितनी भी पूजा उपासना होती है उसमें हम उपस्थित होने की स्वतंत्रता रखते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम करवाते हैं 5वां संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये संविधान ने हमें अनुच्छेद 29 से 30 तक दिए गए हैं और ये विशेषतः अल्पसंख्यकों के लिए है। कई बार क्वेश्चन आता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कौन से अधिकार हैं, तो आप बताओगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। या अनुच्छेद पूछा जाए तो आप अनुच्छेद 29 और 30 बताओगे। ठीक है। अनुच्छेद 29 में क्या है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक है। इसमें अल्पसंख्यकों के जो हित हैं उनको सुरक्षित रखने का अधिकार है। और अनुच्छेद 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबंधन, मतलब जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने हितों का संरक्षण कर सकते हैं और अपने लिए शिक्षा संस्थाएं खोल सकते हैं और उसका प्रबंधन कर सकते हैं। अब आता है 6ठे नंबर पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक मतलब संविधान के अनुसार, उपचार मतलब निदान करना। ठीक है। जो मौलिक अधिकार हमें संविधान ने प्रदान किए हैं, अगर कोई उनका हनन करता है, उनको हमसे छीनने का प्रयास करता है, तो इस अधिकार के तहत हम जो क्या है उसका हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, मतलब उसका निदान करवा सकते हैं। यह अनुच्छेद 32 के अंदर दिया गया है। इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। अब कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो अगर नीचे नाम दिए गए हैं तो आप लिखोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर बिना नाम के पूछा गया है तो संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को भी कहा जाता है। ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद आता है कि अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति या सरकार आपके 5 मौलिक अधिकारों का हनन करता है, जो उपरोक्त लिखे हैं 5 मौलिक अधिकार, उनका हनन करता है, तो आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत, तो आप इस अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है। अब आप देखोगे कि अनुच्छेद 30 का मैंने यहाँ पर बताया आपको शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबंधन, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 32। अब ये सोचोगे कि 30 के बाद 32, 31 कहाँ पर गया, तो देखिए 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि संविधान में 44वां संशोधन हुआ था 1978 में, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ये अनुच्छेद जो है 31 के अंदर था और अब इसको 300A में जोड़ा गया है। ठीक है। और मौलिक अधिकार की जगह इसको क्या अधिकार दिया है, कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखना। एक छोटी सी सिंपल सी बात है, कई बार आ जाता है कि 42वां संशोधन या 44वां अटक जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना। 4 और 4 कितने हो गए, 8। ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। अब तक मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 32 के अंदर जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसमें मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जा सकता है। इसी प्रकार मौलिक अधिकारों को लागू करवाने या उनका संरक्षण करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा भी लेख जारी किए गए हैं। देखिए, अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट जो है 5 रिट जारी कर सकता है। 5 रिट अब कौन कौन सी है, सबसे पहली है बंधी प्रत्यक्षीकरण। इसको क्या है कि हम हबीज कॉर्पस कहते हैं।
ये लातिनी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है आप अपना शरीर रख सकते हैं। ठीक है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसका क्या अर्थ है, कौन सी भाषा का है। इसमें क्या होता है, ये मैंने आपको अनुच्छेद 22 में बताया था कि इसमें व्यक्ति को सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही मजिस्ट्रेट के सामने पे उपस्थित करना पड़ता है। ठीक है, वो 22 वाली चीज़ जो है इसके अंदर दी गई है। ये हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। तो इसमें आपने पढ़ा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब बंदी को प्रत्यक्ष किया जाए, कैसे किया जाए, 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, और दूसरा जो लेख है वो है परमादेश लेख। इसका क्या है कि इसको मैडामस कहते हैं, जिसका अर्थ है हम आज्ञा देते हैं। आज्ञा कौन देता है और किसको देता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा सरकारी अधिकारियों को अपना कार्य उचित रूप से करने का आदेश दिया जाता है। मतलब जो सरकारी अधिकारी अपना कर्तव्य उचित रूप से नहीं करते हैं, उसमें गड़बड़ी करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या करता है? देखिए सिंपल सी भाषा में, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आदेश देता है। किसको देता है? सरकारी अधिकारियों को देता है। क्यों देता है? कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए देता है। तो इस लाइन के माध्यम से हम इस परमादेश लेख को समझ सकते हैं। इसमें सिंपल सी भाषा है, परमादेश यानी परम आदेश। परम आदेश कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही दे सकता है। और किसको दे रहा है? यहाँ पर सरकारी अधिकारियों को दे रहा है। तो ये है हमारा परमादेश लेख। तो अब हम करवाते हैं प्रतिषेध लेख। इसका अर्थ होता है मना करना। ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने पर रोक लगा सकता है। मतलब जो ऊपरी न्यायालय है वो निचले न्यायालय को ये कह सकता है कि ये कार्य आप ना करें, क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य है। देखिए इधर जैसे सुप्रीम कोर्ट है, यह आदेश दे सकता है हाई कोर्ट को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में कार्य नहीं है, तो आप इसे नहीं कर सकते। ऐसे ही हाई कोर्ट जो है वो आदेश दे सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि ये जो है कार्य आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य है। तो ये आता है हमारा प्रतिषेध लेख के अंदर। अब हम करवाते हैं चौथे नंबर पर उत्प्रेक्षण लेख। इसका अर्थ होता है पूर्ण सूचना प्राप्त करना। अब पूर्ण सूचना से तात्पर्य है कि ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय से लंबित मुकदमों को मंगवा सकता है। मतलब क्या है कि कई बार ऐसे मुकदमे हो जाते हैं जो लंबे समय तक पड़े रहते हैं, तो इससे ऊपरी न्यायालय जो है निचले न्यायालय से वो फाइलें, वो मुकदमे मंगवा सकता है कि ये आपके बस की बात नहीं है, ये मुकदमे आप मेरे पास भेज दो और इसका निवारण हम करेंगे। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है इनको कि काम नहीं करना है, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और जो उत्प्रेक्षण है उसमें ये क्या करता है कि इनके जो मुकदमे लंबित पड़े हैं उन्हें अपने पास मंगवा सकता है। ठीक है, कि वो कार्य जो है हम कर देंगे। उसके बाद आता है अधिकार परीक्षा लेख। इसका अर्थ होता है किस शक्ति से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि न्यायालय किसी व्यक्ति जिसकी नियुक्ति या चुनाव कानून के अनुसार ना हो और उसके कार्य पर रोक लगा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर न्यायालय को ये लगे कि इस व्यक्ति की नियुक्ति या फिर उसका जो चुनाव है वो कानून के अनुसार नहीं हुआ है, तो वो उसके कार्यों पर रोक लगा सकता है कि आप किस शक्ति के जो है आधार पर ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तो नियुक्ति या चुनाव जो है वो कानून के अनुसार ही नहीं है। तो इसे हम कहते हैं अधिकार परीक्षा लेख। तो ये अब तक हमने पढ़े मौलिक अधिकार और उनको संरक्षित करने के जो लेख हैं 5, वो इनमें आपके पूरे क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। कोई भी प्रश्न इसमें नहीं छूटता है, तो आप इनको ध्यानपूर्वक करना। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।